गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे कि कलेक्शन ऑफ डेटा आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं और किस तरह से किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, सर्वे किस किस तरह के होते हैं, उनका स्टडी किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो कि सेंसस एंड सैम्पलिंग सर्वे, जनसंख्या और प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले है जनगणना या पूर्ण जनसंख्या। जनगणना सेंसस, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जनगणना क्या होती है। जनगणना किसी भी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसको काउंट करना होता है। वो हर कंट्री में अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि किस कंट्री में कितनी ईयर होती है। हमारे कंट्री में आप सभी जानते हैं कि जो पॉपुलेशन जो कैलकुलेशन का जो है वो पीरियड 10 ईयर्स का होता है। हर 10 वर्ष में पॉपुलेशन का काम होता है और जनगणना निर्धारित की जाती है। और जो भी जनगणना होती है उसमें जनगणना में सभी एलिमेंट्स, जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसके सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। अब ये एलिमेंट्स है क्या? ये एलिमेंट्स होते हैं जैसे अर्बन रूरल पॉपुलेशन, शहरी ग्रामीण जनसंख्या, चाइल्ड कितने, बच्चे कितने, एजेड कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, मेल फीमेल कितने, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, तो ये सभी पॉपुलेशन कैलकुलेशन और सेंसस के अंतर्गत आती है। तो जनगणना में जब इन्हीं सभी फैक्टर्स को, एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, तो उसे पूर्ण जनगणना कहा जाता है। जिसमें कि कोई भी जैसे शहरी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो ये नहीं कि वो किसी को भी हमारे देश की जनगणना का कैलकुलेशन करना है, आकलन करना है, तो ये नहीं कि सिर्फ एक फैक्टर को ले लेगा, शहरों की जनसंख्या, कुछ स्टेट की जनसंख्या को ले लेगा। उसे पूर्ण जनसंख्या का कैलकुलेशन करना है तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेस हैं, उन सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वहाँ पे चाहे कितने अर्बन रूरल एरियाज है, फीमेल है, इन सबका कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो पॉपुलेशन में मेन क्या होता है, तो बहुत बड़ा स्टडी होता है, लेकिन जनगणना के अंदर सेंसस के अंतर्गत हर एक इकाई को, हर एक यूनिट को, हर एक व्यक्ति को, व्यक्तिगत इकाई को उसमें शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तभी तो हम पूरी पॉपुलेशन निकाल पाते हैं सेंसस की हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें हर एक व्यक्ति शामिल होता है। और ये तो आपको जानकारी है कि हर 10 ईयर में हमारी पॉपुलेशन कैलकुलेशन होता है, काउंटिंग होती है। लास्ट हमारी जो काउंटिंग हुई थी 2011 में हुई थी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू 10 ईयर 2021 में होने वाली है। इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म जो प्रत्याशा है, डेथ रेट है, बर्थ रेट है, इन सब में जन्म मृत्यु दर है, लिटरेसी है, और इसके एम्प्लॉयमेंट है, कितने आयु की, एज की एक्सपेक्टेंसी है, कितनी आयु प्रत्याशित की जा सकती है, जनसंख्या के आकार, स्ट्रक्चर सभी को शामिल किया जाता है। तो जनगणना जब भी कैलकुलेशन की जाती है तो इन सब फैक्टर्स को, सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो सर्वे किए जाते हैं, सेंसस कैलकुलेट करनी है, कुछ भी करना है, या हमें अपनी रिसर्च करनी है, किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए इन मेथड्स को या क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या जनगणना करते हैं तो उसमें हमारे इस परिवार की जानकारी उसमें होती है, लेकिन हर क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं है कि हमें किसी क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं को, दहेज प्रथा के बारे में जानकारी करनी है, तो हर स्टेट, हर विलेज डिस्ट्रिक्ट में जाकर करना पॉसिबल नहीं होता, उसको स्टडी
रिजल्ट निकालते हैं। इसके अंदर ये भी होता है कि जो इस समष्टि में व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत इकाइयां या व्यक्तिगत मदों को शामिल किया जाता है। इस समष्टि में सभी व्यक्तिगत इकाइयां शामिल होती हैं। और अब इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि जो रिसर्चर होता है वो ये जाने कि जो ग्रुप वो ले रहा है, समष्टि वो ले रहा है, उसमें जो सैंपल चुन रहा है, प्रतिदर्श चुन रहा है, उस पूरी समष्टि का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, प्रतिदर्श होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करते हुए होना चाहिए, ताकि उसका अध्ययन इजीली किया जा सके। कि पूरे ग्रुप का स्टडी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इससे अगर पूरे ग्रुप को हम अगर 100 लोगों तक जा के अगर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा वेस्ट होगा और हम पजल ज्यादा हो जाएंगे, परेशान ज्यादा हो जाएंगे और रिसर्च तो हमारे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक ये भी हो सकता है कि चीजें चेंज हो चुकी हो। फिर कई बार होता है कि समय हमें किसी कार्य को करने में इतना लग जाता है कि जो जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं वो चीज रही नहीं हो और नई समस्या उत्पन्न हो गई हो। तो इसके कारण ही हम सैंपलिंग का सिलेक्शन करते हैं, प्रतिदर्श का चयन करते हैं, मतलब बड़े ग्रुप में से कुछ चीजों को सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को चयन करते हैं जिसपे हम स्टडी करते हैं और वो जो स्टडी का रिजल्ट आता है वो आता है सैंपलिंग। वो जो रिजल्ट होगा वो हम पूरी समष्टि पूरे ग्रुप पे लागू कर सकते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें किसी भी गांव के या किसी भी एरिया के 100 लोगों की एवरेज इनकम का निकालनी है, किसी भी 100 लोगों की औसत आय निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 लोगों के पास जाएंगे, फिर उनकी इनकम के बारे में जानकारी लेंगे। पहली बार तो कोई इनकम बताएंगे तो गलत भी बता सकते हैं या बहुत समय लग जाएगा। एक कलेक्शन डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, बहुत समय लग जाएगा और फिर वो जितनी इनकम आई उसकी टोटल करो, फिर उस टोटल में से क्योंकि एवरेज क्या निकलता है, जितनी भी हमारी जो कैलकुलेशन आई, जितना भी इनकम हुई उसमें जितने भी लोग हैं उनकी इनकम जो परसेंट है उनकी जो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी एवरेज इनकम आ जाती है, एवरेज इनकम हो जाती है। तो आप इसको करने में पहले 100 लोगों की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, फिर एवरेज निकलेगी तो बहुत समय भी लग जाता है, पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है और रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, जब तक हो सकता है लोगों की इनकम ही चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सैंपल ले लेते हैं। 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग हमने ले लिए। ये 10 लोग या 100 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए कि लगभग जो इनकी इनकम है इन लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग है। फिर इसका जो है हमने एवरेज निकाल लिया तो हमें क्या मिल गई, इन 10 लोगों की इनकम का एवरेज निकाल लिया तो हमें किसकी इनकम मिल गई, 100 लोगों की इनकम की जानकारी मिल गई। तो ये काम समय भी कम लगा और हमारा जो सर्वे जल्दी पूरा भी होगा, पैसा भी खर्च कम लगा, हमारा स्टडी उसका एनालिसिस भी हम जल्दी से जल्दी कर पाते हैं। तो अब ये सैंपल कैसे लिए जाए, ये सैंपल 2 तरीके से लिए जाते हैं। पहला है रैंडम सैंपलिंग, फिर है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग होती है यादृच्छिक प्रतिचयन। इसमें क्या होता है, इसमें समष्टि प्रतिदर्श समूह की व्यक्तिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। मतलब एक ग्रुप है उसमें से सैंपल लेना है, उसे रैंडमली हम अपने हिसाब से चुन लेते हैं। सपोज 10 ग्रुप हैं, इसमें 10-10 व्यक्ति हैं, इनमें से हमने सपोज 2 चुन लिया, इनमें से 3 चुन लिया, इनमें से 1 चुन लिया। रैंडमली हम अपने हिसाब से किसी भी चीज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो कहलाता है यादृच्छिक प्रतिचयन। रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया है तो हम इसका फिर इनकी जो इनकम है उसको जोड़ के और फिर उसकी कैलकुलेशन करके अपनी प्रॉब्लम का एनालिसिस कर लेते हैं। अब जैसे कोई गवर्नमेंट है किसी एरिया विशेष में पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं, प्राइस को वो उसके इफेक्ट को जानना चाह रही है तो वो क्या करेगा, हर उस पूरे स्टेट की या जैसे राजस्थान की पेट्रोलियम की प्राइस को जानना चाह रही है तो हर राजस्थान में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके तो पता नहीं कर सकती तो रैंडमली कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेगी। उन डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद एवरेज इनकम निकाल के उनकी प्राइसेस वहाँ की उस एरिया में कितनी पेट्रोलियम की प्राइसेस है उसको कैलकुलेट कर देगी। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें,
इजी नहीं होता है। तो इसके लिए हम सैंपलिंग सर्वे करते हैं। उसमें सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग करते हैं, जिसमें कि एक ग्रुप में से समष्टि में से कुछ इकाइयां हम अपने हिसाब से चुन लेते हैं। अब यादृच्छिक जो संख्या सारणी है उसका हम कैसे उपयोग करें, इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो है ना इंडेक्स है, पहले हम इंडेक्स तैयार करते हैं कि हाँ ये 100 लोग हैं, इनकी इतनी इनकम हो सकती है। फिर उनमें से हम अपने जो परिवार है उसको उसमें से जितनी भी लोगों का चयन हमें करना है वो हम कर लेते हैं। इसके बाद उसे तैयार करने के बाद ऐसे संभालना रहता है कि हर ग्रुप में से ऐसे व्यक्ति चुने जाए जो कि इन समष्टि के इतने लोग चुने जाए कि उस पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हो और इनका जो भी कलेक्शन है वो कर सके और इनके आंकड़ों का संग्रहण कर सके। अब यादृच्छिक नतीजे जो रैंडम सैंपलिंग है उसमें क्या होता है, जितनी भी यूनिट जो हम सेलेक्ट करते हैं उसको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, समान अवसर मिलते हैं। हाँ भाई ये 10 का ग्रुप है, इस 10 के ग्रुप में से हमको लोगों को चुनना है, तो इक्वल चांसेस होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों या जो भी जिस भी प्रॉब्लम का कैलकुलेशन करें उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेटा हमारे सामने आए। इसके लिए जो हम सारणी बनाते हैं या डेटा एनालिसिस करते हैं उसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि इसमें जो ग्रुप है समष्टि उसकी हर एक इकाई के चुने जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके अलावा इसमें जो सारणी है वो कंप्यूटराइज बनाई जाती है या प्रकाशित रूप में पब्लिश भी की जाती है, तो हमें ईजी रहता है। अब जैसे किसी गांव में 300 परिवारों का हमको अध्ययन करना है, तो हमने क्या किया, रैंडम सैंपलिंग द्वारा 30 परिवार को चुन लिया। उसके द्वारा उन 30 परिवारों की प्रॉब्लम का एनालिसिस करके स्टडी करके उसका जो परिणाम आया वो पूरे 300 परिवारों पर लागू होगा, न कि केवल 30 परिवारों पर। तो जो ग्रुप जो सेलेक्ट होता है, जो नतीजा जो सैंपल हमारा सेलेक्ट होता है वो सभी 300 परिवारों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है रैंडम सैंपलिंग में। इसके अलावा या जैसे कुछ परिवार नहीं चुने तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो इनकम है या उनकी जो आंकड़ों का अध्ययन करना उसमें उनके प्रतिनिधित्व नहीं होगा या उनके संबंधित जो समस्या है उसकी जानकारी हमें नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। रैंडम सैंपलिंग में सभी को समान अपॉर्चुनिटीज मिलती है और जो डेटा कलेक्ट होते हैं वो सभी का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। अब जैसे 300 परिवार में 30 का किया तो किसी की इनकम थी 149, किसी की थी 101, किसी की 401, तो ग्रुप डिवाइड होने पर ये सभी आंकड़े समान रूप से हमारे प्रस्तुत हो जाते हैं। अब जैसे हम कई बार न्यूज में सुनते हैं जब भी इलेक्शन होता है ना तो एग्जिट पोल आते हैं, हम न्यूज वाले पहले प्रचार करने लग जाते हैं कि भाई इस बीजेपी की पार्टी को इस स्टेट में इतनी सीटें मिलेंगी, इस स्टेट में सीटें मिलेंगी। रिजल्ट तो आएगी लेकिन उन्हें कैसे जानकारी होगी, तो वो भी यही करते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं। वो कुछ एरिया के बूथ पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहे होते हैं वहाँ पे लोगों से जाके जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी के आधार पर वो एग्जिट पोल निकालते हैं कि हाँ इस पार्टी को इस एरिया से जीत मिल सकती है या नहीं मिल सकती।
नॉन रैंडम सैंपलिंग में जरूरी नहीं है। अगर हमने किसी भी ग्रुप को 100 लोगों को 10 ग्रुप में बांटा तो ये भी हो सकता है कि 3 ग्रुप में से सारे लोग ले लिए हों या 4 ग्रुप में से ले लिए हों, बाकी के ग्रुप ऐसे कैसे रह गए। तो इसमें क्या है कि सभी की जो डेटा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिस ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वो सारे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव ना करते हो। ये चीज उसके जो सर्वेक्षण के ऑब्जेक्टिव पे, उसकी सुविधा पे, उसकी जो नियत मात्रा है या जो वो कोटा डिसाइड कर लेता है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो हमारे ज्यादातर जो सर्वे होते हैं वो रैंडम सैंपलिंग से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा के रिप्रेजेंटेटिव होने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब जो भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग मेथड से करते हैं, नॉन सैम्पलिंग मेथड से करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ है तो उसमें एरर तो हो ही सकती है, उसकी समस्या तो हो सकती है, त्रुटियां तो उसमें आ ही सकती हैं। तो इन किस तरह की त्रुटियां होती हैं सैम्पलिंग, उसमें 2 तरह की त्रुटियां हम जानते हैं, प्रतिचयन त्रुटियां और अप्रतिचयन त्रुटियां, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। तो हम देखते हैं सबसे पहले सैम्पलिंग एरर्स। जो सैम्पलिंग एरर्स होती हैं, जिसे कोई भी सैंपल हम लेते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव करे, कि पूरे ग्रुप का असेसमेंट करे। जिस सैंपल को हमने लिया उससे जो भी एनालिसिस होगा, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, वो पूरे ग्रुप पे लागू होगा। तो उसका आकलन करना सबसे मेन इसका मोटिव होता है। लेकिन तो ये एरर आता कैसे है, जब समष्टि का जो पैरामीटर है, जो बिग जो सैंपल है, बिग ग्रुप है, उसका जो पैरामीटर है और जो रियल वैल्यू जो आती है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके कहलाता है त्रुटि, प्रतिचयन त्रुटि। कि जो पूरे ग्रुप का क्या पैरामीटर आ रहा है और कुछ सैंपल उसमें नहीं, उसका क्या पैरामीटर आ रहा है, उसका रियल वैल्यू क्या आ रही है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कहलाता है आपके सैंपलिंग एरर या प्रतिचयन त्रुटियां। इन त्रुटियों का जब समष्टि में से जब उनको लिया जाता है तो वो समष्टि से प्राप्त किए गए प्रतिदर्श के मूल्यों को शो करती है, ऑब्जर्वेशन को शो करती है। और जितना बिग सैंपल होगा उतनी ही ज्यादा सैंपलिंग एरर्स कम होगी। जैसे आपने 100-300 परिवार लिया, 100 परिवार लिए, 100 परिवार में से हमने 200 परिवार को चुन लिया, तो हमारा सैंपल बिग हो गया, तो सैंपलिंग एरर्स कम हो जाएंगी। जितना ज्यादा सैंपल ज्यादा होता है उतनी एरर्स कम होती है, और जितना छोटा सैंपल होता है, जैसे 300 में से हमने 100 परिवार लिया, 50 ही लिए, तो सैंपलिंग एरर की जो प्रॉब्लम है या प्रतिचयन त्रुटि है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि किसी एरिया के 5 फार्मर्स कृषकों की आय देख रहे हैं, उनकी आय देखनी है, तो हमने उनको मान लिया XY चर मान लिया, XYZ जितने भी हैं X इकाई है। तो सपोज फर्स्ट फार्मर की 500 है, सेकंड की 550 है, उसके बाद है 600, 650, 700, ये इनकी इनकम है 5 फार्मर्स की। ये इनकी इनकम हो गई। अब इनका एवरेज निकालना, ये तो हमारा समष्टि हो गया, इनका एवरेज हम निकालेंगे। जैसे कि हमने निकाला, इनको 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना है, इसकी जो बेसिक वैल्यू आया हमारे 3000 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना है 600 एवरेज इनकम हो गई 5 फार्मर्स की। लेकिन सपोज हमने 2 ही लोगों को लिया, इसमें से 2 ही चीजों की वैल्यू ली है, 2 ही फार्मर्स की इनकम को लिया और उसका एवरेज हमने निकाला। जैसे हमने 500 ले लिया और 600 ले लिया 2 फार्मर्स, तो ये कितना हो गया 1100 अपॉन 2, ये कितना 550। तो ये जो समष्टि का मूल्य निकला, इसके पैरामीटर का, ये जो हमारे सैंपल का मूल्य निकला, रियल वैल्यू, तो 600 माइनस 550 कितना 50 रुपीज का एक डिफरेंस आया। तो ये चीज कहलाती है सैंपलिंग एरर, कि हमारे जो रियल जो समग्र है, बिग ग्रुप है, उसकी जो पैरामीटर है और जो हमारे सैंपल का वैल्यू है, उनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो आपके सैंपलिंग एरर कहलाता है, प्रतिचयन त्रुटियां कहलाता है। अब है हमारे नॉन सैंपलिंग एरर्स। अब प्रतिचयन त्रुटियां क्या है? नॉन सैंपलिंग एरर्स की जो है वो ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादा मोर इफेक्टिव प्रॉब्लम्स होती है दैन रैंडम सैंपलिंग। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग जो एरर्स होती है ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है प्रतिचयन त्रुटियों से, सैंपलिंग एरर्स से। सैंपलिंग एरर्स को तो हम सैंपल का साइज को बड़ा लेकर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 300 परिवारों से 200 परिवार
नेशनल और स्टेट लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पर भी गवर्नमेंट जो है डेटा कलेक्शन का काम करती है। इनमें मेजरली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है जो डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया है, भारत का महापंजीकार है, वाणिज्य सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय है, लेबर ब्यूरो है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्शन का काम करती है, बट मेजरली जो वर्क करती है वो दो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने डेटा समय समय पर मैगजीन्स में पब्लिश करती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करती है। और जो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली हमारी पॉपुलेशन कैलकुलेशन की डेटा के बारे में कलेक्शन ज़्यादा डेटा करती है, सेंसस कैलकुलेशन का डेटा करती है। हमने पढ़ा है कि हमारी जो जनगणना है, पॉपुलेशन है, वो पर 10 ईयर कैलकुलेट होती है। और बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन कैलकुलेशन का जो पीरियड है वो 1881 से स्टार्ट हुआ था। 81 से हर 10 वर्ष में हमारी जनगणना की जाने लगी, जो अभी तक भी कंटिन्यू है। इसके अलावा सबसे पहली जो पॉपुलेशन कैलकुलेशन हुई थी वो 1951 में हुई थी। 1881 से तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन प्रॉपर्ली जो जनगणना की हम बात करते हैं वो 1951 में स्टार्ट हुई थी। और जी अपने जो डेटा है बुक्स सभी उसको पब्लिश समय समय पर पब्लिश करती रहती है। और जो NSS है, NSSO है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो डेटा कलेक्शन का काम करती है हर अलग अलग फील्ड से करती है। जैसे हर राष्ट्रीय सोशल है, इकोनॉमिकल, किसी भी तरह के जो डेटा कलेक्शन का काम है, सब हर तरह के डेटा कलेक्शन का काम करती है, और सभी का एक साथ नहीं करती, बारी बारी से करती है। और वो जो अपनी रिपोर्ट है वो मंथली मैगजीन में या जो त्रैमासिक क्वार्टरली मैगजीन्स आती हैं, ईयरली मैगजीन्स आती हैं, उनमें पब्लिश करती रहती है। और जो वो इशू टच करती कोई है, जैसे लिटरेसी, साक्षरता, विद्यालय नामांकन, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य सामाजिक मुद्दे, सभी को लेकर समय समय पर अपने जो डेटा को वो मैगजीन्स में क्वार्टरली मंथली मैगजीन्स में पब्लिश करती रहती है। हर क्वार्टरली मैगजीन या हर ईयरली मैगजीन में हर अलग फैक्टर्स, जैसे एक ईयर में उसने अगर लिटरेसी से रिलेटेड डेटा कलेक्शन किया, तो दूसरे मैगजीन में या दूसरे ईयर में उसने चाइल्ड लेबर या जो चाइल्ड डेथ रेट है या शिशु मृत्यु दर है उस पर कर लिया। थर्ड एनालिसिस जो डेटा कलेक्शन किया उसने मातृत्व देखभाल पे कर लिया। तो वो जितने भी सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, हर बार अलग अलग फील्ड को लेकर अपने डेटा पब्लिश करती है NSSO। तो इस तरह से हमारे जो नेशनल और स्टेट लेवल में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डेटा कलेक्शन का काम करती है, जिससे रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑथराइज्ड माने जाते हैं। ये प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश्ड डेटा माने जाते हैं, और इससे हम अपने रिसर्च का जो समस्या है उसका सही सॉल्यूशन या एनालिसिस करने में काफी हद तक हमें मदद करते हैं। तो अब इस चैप्टर में हमने देखा कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता